नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। गांव ग्वाला योजना के तहत सरकार पशुपालकों और चरवाहों को नियमित आय देने की तैयारी कर रही है। योजना में चयनित लोगों को हर महीने करीब 10,000 रुपए मानदेय मिलेगा, जिससे ग्रामीण रोजगार बढ़ेगा और पशुपालन को मजबूती मिलेगी। सरकार इसे गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत करने वाला कदम मान रही है। कोटा में गेल इंडिया ने गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण किट बांटी। इस पहल का उद्देश्य मातृ स्वास्थ्य सुधारना और कुपोषण कम करना है। स्थानीय प्रशासन ने इसे समाज सेवा और कॉरपोरेट जिम्मेदारी का अच्छा उदाहरण बताया, जिससे जरूरतमंद परिवारों को सीधा लाभ मिल रहा है और स्वास्थ्य जागरूकता भी बढ़ रही है। राजस्थान सरकार ने पंचायत और नगरीय चुनावों में 2 बच्चे की बाध्यता खत्म कर दी है। अब अधिक संतान वाले लोग भी चुनाव लड़ सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ेगी, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक फायदा लेने का कदम बता रहा है। फैसला ग्रामीण राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। रेलवे ने नया ERCT सिस्टम शुरू किया है, जिससे यात्रियों को मुआवजा क्लेम करने में आसानी होगी। अब लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और प्रक्रिया पहले से तेज होगी। अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल सिस्टम से पारदर्शिता बढ़ेगी और यात्रियों को बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राजस्थान में निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। होली मेलों और राजनीतिक कार्यक्रमों के बीच बसें बंद रहने से बस स्टैंड सूने दिखे। सरकार और ऑपरेटरों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन अभी समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा। बस हड़ताल का असर खाटू श्यामजी मेले और यात्रियों पर साफ दिख रहा है। लोग निजी वाहनों और ट्रेनों पर निर्भर हो गए हैं। प्रशासन वैकल्पिक इंतजाम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भीड़ अधिक होने से परेशानी बनी हुई है। व्यापारी भी कह रहे हैं कि हड़ताल से कारोबार प्रभावित हो रहा है। विधानसभा में मंत्री मदन दिलावर के बयान पर जोरदार हंगामा हुआ और कार्यवाही कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी। विपक्ष ने बयान पर आपत्ति जताई, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया। सदन में माहौल तनावपूर्ण रहा और बाद में स्पीकर के हस्तक्षेप से कार्यवाही फिर शुरू हो सकी। राजस्थान विधानसभा में शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर भी तीखी बहस हुई। विपक्ष ने शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे उठाए, जबकि सरकार ने सुधारों का दावा किया। लगातार शोर शराबे के कारण सदन का काम प्रभावित रहा। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गर्मा सकता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश मिलकर धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। मोहन यादव ने कहा कि राम से जुड़े स्थलों के विकास से दोनों राज्यों को फायदा होगा। इससे पर्यटन, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में वायु शक्ति 2026 का आयोजन होने जा रहा है। इसमें भारतीय वायुसेना अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। कार्यक्रम में द्रौपदी मुर्मू के पहुंचने की भी संभावना है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और इसे रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अभ्यास माना जा रहा है। बहरोड में आयकर विभाग ने एक बड़ी फैक्ट्री पर छापेमारी की कार्रवाई की। जांच में दस्तावेजों और लेन देन की पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि टैक्स चोरी से जुड़े सुराग मिलने पर आगे कार्रवाई होगी। स्थानीय व्यापारियों में इस कार्रवाई के बाद हलचल देखी जा रही है। विधानसभा सत्र के दौरान सवाल जवाब और दस्तावेजों को लेकर माहौल गर्म रहने की संभावना जताई जा रही है। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां गिनाने पर जोर दे रहा है, जिससे राजनीतिक टकराव और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। राजस्थान में मौसम तेजी से बदल रहा है और ठंड के बाद अब गर्मी का असर दिखने लगा है। कई शहरों में दिन का तापमान 30 डिग्री पार कर गया। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भीलवाड़ा दौरे पर मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं और धार्मिक आयोजनों को लेकर कई घोषणाएं की। उन्होंने क्षेत्रीय परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का भरोसा दिया। स्थानीय लोगों ने उम्मीद जताई कि घोषणाएं जमीन पर उतरेंगी तो रोजगार और सुविधाओं में सुधार आएगा, जिससे इलाके की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर युवक द्वारा हमला किए जाने की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि विवाद के बाद लाठी से मारपीट हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने भी घटना को गंभीर मानते हुए स्कूल सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने की बात कही है। दौसा हत्याकांड में नया मोड़ आया है। बताया जा रहा है कि एक शव एक्सप्रेसवे के नीचे होने की आशंका जताई गई है। मामले में NHAI को पत्र लिखकर जांच की मांग की गई। प्रशासन का कहना है कि तकनीकी जांच के बाद आगे कदम उठाए जाएंगे।
विधानसभा के बाहर विपक्षी दलों ने ट्रेड डील और आर्थिक मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दी, लेकिन स्थिति पर नजर बनाए रखी गई। राजस्थान में फरवरी के अंत में ही गर्मी का असर बढ़ गया है। कई जिलों में तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव जलवायु प्रभाव का संकेत हो सकता है और किसानों को फसल प्रबंधन पर ध्यान देने की जरूरत है। एक मामले में बताया गया कि 6 साल पहले गायब बच्चे के शव की तलाश एक्सप्रेसवे क्षेत्र में की जा रही है। परिवार न्याय की मांग कर रहा है। पुलिस और प्रशासन तकनीकी मदद से जांच आगे बढ़ा रहे हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके और जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो। राजस्थान में आवारा कुत्तों के हमले की घटना ने लोगों को झकझोर दिया। छोटे बच्चे पर हुए हमले के बाद स्थानीय लोग प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। नगर निकाय ने डॉग कंट्रोल अभियान तेज करने और सुरक्षा उपाय बढ़ाने का भरोसा दिया है। बस हड़ताल के कारण लंबी दूरी के यात्रियों को ट्रेन और निजी टैक्सी का सहारा लेना पड़ रहा है। कई बस अड्डों पर लोग घंटों इंतजार करते दिखे। प्रशासन ने कहा कि बातचीत जारी है और जल्द समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि त्योहारों के समय लोगों को राहत मिल सके। ज्ञान, नवाचार और संस्कार के मेल से विकसित भारत बनाने की बात नेताओं ने कही। शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता सुधार और कौशल विकास पर जोर देने की जरूरत बताई गई। वक्ताओं का मानना है कि युवा पीढ़ी को तकनीक के साथ मूल्यों से जोड़ना ही देश की असली ताकत बनेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि हाल के फैसले और घटनाएं राजस्थान की राजनीति को नई दिशा दे सकती हैं। चुनावी समीकरण बदलने के संकेत मिल रहे हैं। पार्टियां अब सामाजिक मुद्दों और स्थानीय विकास पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं, जिससे आने वाले चुनावों में मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। राजस्थान सरकार महिलाओं को आर्थिक सहारा देने वाली नई मासिक सहायता योजना पर गंभीरता से विचार कर रही है। विधानसभा में इस पर चर्चा तेज हो गई है और संकेत मिल रहे हैं कि राशि बढ़ाकर सीधे खातों में भेजी जाएगी ताकि परिवारों में महिलाओं की आर्थिक भूमिका मजबूत हो और घरेलू खर्च संभालने में उन्हें स्थिर सहारा मिल सके। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए नया सैलरी अकाउंट पैकेज घोषित किया है। इसमें कम ब्याज पर आरण बीमा कवर और डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं शामिल हैं। उद्देश्य यह है कि सरकारी कर्मचारी सुरक्षित वित्तीय ढांचे में रहें और उन्हें निजी बैंकों जैसी सुविधाएं सरकारी व्यवस्था में ही मिल सकें। राजस्व अदालतों में वर्षों से लंबित मामलों को खत्म करने के लिए सरकार उन्हें ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ रही है। इससे फाइलों की आवाजाही कम होगी, सुनवाई तेज होगी और ग्रामीणों को बार बार दफ्तर नहीं आना पड़ेगा। प्रशासन का मानना है कि डिजिटल लिंक से न्याय प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी बनेगी। राज्य में 35 लाख किसानों को ब्याज मुक्त फसली आरण देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सहकारी बैंकों को निर्देश है कि पात्र किसानों को जल्दी आरण उपलब्ध कराए ताकि बीज, खाद और खेती के खर्च समय पर पूरे हो सकें और किसान कर्ज के दबाव से थोड़ा राहत महसूस करें। गेहूं खरीद पर किसानों को प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस देने की योजना लागू कर दी गई है। इससे किसानों को बेहतर दाम मिलेगा और मंडियों में सरकारी खरीद बढ़ेगी। कृषि विभाग का कहना है कि बोनस सीधे भुगतान होने से किसानों की आय में तुरंत फर्क दिखेगा और बिचौलियों पर निर्भरता घटेगी। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत पशुपालकों को प्रति लीटर सब्सिडी सीधे खातों में भेजी जा रही है। सरकार चाहती है कि डेयरी क्षेत्र मजबूत हो और छोटे पशुपालकों की आय स्थिर बने। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह बढ़ने और दूध उत्पादन बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। कृषि विभाग ने ड्रोन से नैनो यूरिया छिड़काव सिखाने के लिए 50,000 किसानों को प्रशिक्षण देने का अभियान शुरू किया है। उद्देश्य लागत कम करना और उर्वरक उपयोग को वैज्ञानिक बनाना है। अधिकारी कहते हैं कि नई तकनीक अपनाने से पैदावार बढ़ेगी और मिट्टी की गुणवत्ता भी लंबे समय तक बेहतर बनी रहेगी। नए जिलों में सहकारी उपभोक्ता भंडार खोलने का फैसला लिया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती दर पर जरूरी सामान उपलब्ध हो सके। इससे स्थानीय रोजगार भी पैदा होंगे और सहकारी ढांचे को मजबूती मिलेगी। सरकार मानती है कि इससे ग्रामीण बाजारों में स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। पर्यटन विभाग ने नई होमस्टे नीति लागू की है, जिसमें अब घरों में ज्यादा कमरे पर्यटकों को देने की अनुमति होगी। इससे ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय परिवार सीधे आय कमा सकेंगे। सरकार को उम्मीद है कि छोटे कस्बों में भी पर्यटन आधारित रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना के आवेदन शुरू हो गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग, मार्गदर्शन और सामग्री मिलेगी। सरकार चाहती है कि प्रतिभाशाली युवा संसाधनों की कमी से पीछे न रहें और सरकारी नौकरियों में उनकी भागीदारी बढ़े। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बजट सत्र के विधेयकों को मंजूरी दी गई। सरकार चाहती है कि विकास से जुड़े कानून बिना देरी लागू हों। मंत्रियों ने वित्त, उद्योग और ग्रामीण विकास से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की और प्रशासनिक तैयारी तेज करने के निर्देश दिए। निजी बस संचालकों की हड़ताल से यात्रियों को परेशानी हो रही है। सरकार वार्ता के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर रही है ताकि परिवहन व्यवस्था सामान्य हो सके। अधिकारियों का कहना है कि किराया, परमिट और टैक्स संबंधी मुद्दों पर समझौते की संभावना है और जल्द यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने विकसित राजस्थान का दीर्घकालिक रोड मैप पेश किया। इसमें निवेश, उद्योग और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में राज्य को रोजगार, पर्यटन और निर्यात के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए। पंचायती राज कानून में संशोधन की तैयारी चल रही है, जिससे ग्राम स्तर पर प्रशासनिक अधिकार बढ़ेंगे। सरकार मानती है कि इससे स्थानीय विकास कार्य तेजी से होंगे और गांवों को अपने फैसले लेने की ज्यादा स्वतंत्रता मिलेगी। प्रस्ताव होली के बाद सदन में पेश किए जाने की संभावना है। पचपदरा रिफाइनरी का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और जल्द उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। उद्योग विभाग का कहना है कि इससे हजारों रोजगार मिलेंगे और क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां तेज होंगी। स्थानीय व्यापारियों को भी उम्मीद है कि परियोजना से पूरे इलाके की आर्थिक तस्वीर बदलेगी। राज्य में नीति आयोग की तर्ज पर नई परिवर्तन संस्था बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसका उद्देश्य विकास योजनाओं की निगरानी, नवाचार को बढ़ावा और नीति निर्माण को डेटा आधारित बनाना है। सरकार चाहती है कि फैसले तेजी से हों और योजनाओं का वास्तविक असर जमीन पर दिखे। पुष्कर में धार्मिक कथा कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। प्रशासन ने इसे सांस्कृतिक पर्यटन से जोड़कर देखा और कहा कि ऐसे आयोजनों से स्थानीय व्यापार, होटल और हस्तशिल्प को भी बढ़ावा मिलता है, जिससे शहर की अर्थव्यवस्था को अतिरिक्त सहारा मिलता है। जयपुर मेट्रो विस्तार के लिए तकनीकी सर्वे का नया चरण शुरू किया गया है। परियोजना पूरी होने पर शहर के पश्चिमी हिस्सों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। परिवहन विभाग का मानना है कि इससे ट्रैफिक दबाव घटेगा और रोजाना सफर करने वाले हजारों लोगों को समय और खर्च दोनों में राहत मिलेगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को राज्य के जिलों से जोड़ने वाली लिंक सड़कों के लिए बड़ी राशि मंजूर की गई है। इससे माल परिवहन आसान होगा और औद्योगिक निवेश आकर्षित होने की संभावना है। अधिकारी कहते हैं कि बेहतर सड़क नेटवर्क से छोटे शहरों को भी व्यापारिक अवसर मिलेंगे। बीसलपुर बांध से और गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पाइपलाइन परियोजना शुरू की गई है। जल विभाग का कहना है कि इससे सूखे क्षेत्रों में स्थायी पानी व्यवस्था बनेगी और टैंकर निर्भरता घटेगी। ग्रामीणों को उम्मीद है कि गर्मियों में पानी की किल्लत पहले जैसी नहीं रहेगी। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहरी जल निकासी और बाढ़ प्रबंधन पर नया निवेश किया जा रहा है। नगर प्रशासन मानता है कि इससे बारिश में जल भराव की समस्या कम होगी और शहरों का ढांचा ज्यादा सुरक्षित बनेगा। साथ ही सड़कें और नालों की डिजाइन भी आधुनिक मानकों के अनुसार बदली जाएगी। राज्य के राजमार्गों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग और सीएनजी स्टेशन स्थापित करने की योजना शुरू की गई है। ऊर्जा विभाग कहता है कि इससे स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और भविष्य में पेट्रोल, डीजल पर निर्भरता कम होगी। निवेशकों को भी हरित ऊर्जा क्षेत्र में अवसर दिख रहे हैं। जयपुर के पास नया सैटेलाइट टाउन विकसित करने की योजना को मंजूरी मिली है। इसका उद्देश्य बढ़ती आबादी का दबाव कम करना और आधुनिक शहरी ढांचा तैयार करना है। योजना में आवास, उद्योग, शिक्षा और परिवहन को एक साथ विकसित करने की रूपरेखा शामिल है। अगले वर्ष प्रमुख शहरों में नए रेलवे ओवरब्रिज बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। परिवहन विभाग का मानना है कि इससे जाम कम होंगे और दुर्घटनाओं का जोखिम घटेगा। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि लंबे समय से लंबित क्रॉसिंग समस्याओं से आखिरकार राहत मिल सकेगी। ग्रामीण क्षेत्रों की हजारों किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण के लिए विशेष फंड जारी हुआ है। पंचायतों को निर्देश है कि प्राथमिकता से खराब मार्गों को ठीक कराया जाए। सरकार मानती है कि बेहतर सड़कें खेती, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को मजबूत बनाती हैं।
श्रीगंगानगर में किन्नू महोत्सव की तैयारी पूरी हो गई है। आयोजकों का कहना है कि इससे किसानों को बाजार मिलेगा और क्षेत्रीय फल की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी। कृषि विशेषज्ञ भी इसे स्थानीय उत्पादन को ब्रांड बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। अरावली क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और अवैध खनन रोकने के लिए नई योजना स्वीकृत की गई है। वन विभाग का कहना है कि इससे पहाड़ी पारिस्थितिकी सुरक्षित रहेगी और जल स्रोतों को भी फायदा मिलेगा। विशेषज्ञ इसे दीर्घकालिक जल सुरक्षा से जोड़कर देख रहे हैं। जयपुर में आईपीएल मैच होने पर सहमति बनी है और शहर के खेल ढांचे को सुधारने की तैयारी शुरू हो गई है। खेल विभाग का मानना है कि इससे पर्यटन, होटल उद्योग और स्थानीय रोजगार को बड़ा लाभ मिलेगा और युवाओं में खेल के प्रति उत्साह भी बढ़ेगा। चित्तौड़गढ़ में आधुनिक खेल स्टेडियम बनाने के लिए उद्योग और सरकार के बीच समझौता हुआ है। इससे स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं मिलेंगी। प्रशासन चाहता है कि छोटे शहरों से भी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकलें और खेल संस्कृति गांवों तक पहुंचे। जयपुर में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय के लिए शुरुआती फंड जारी किया गया है। उद्देश्य खेल विज्ञान प्रशिक्षण और शोध को संस्थागत रूप देना है। सरकार मानती है कि इससे खिलाड़ियों को पेशेवर माहौल मिलेगा और राज्य खेल प्रतिभाओं का बड़ा केंद्र बन सकता है। युवाओं को विदेशी भाषाएं सिखाने के लिए कौशल केंद्र शुरू किए गए हैं। अधिकारी कहते हैं कि इससे विदेश रोजगार और पर्यटन उद्योग में अवसर मिलेंगे। छात्रों में उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि भाषा कौशल से करियर के नए दरवाजे खुल सकते हैं। जैसलमेर के खुरी क्षेत्र में लग्जरी पर्यटन जोन विकसित करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। पर्यटन विभाग को उम्मीद है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक बढ़ेंगे और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही मरुस्थलीय संस्कृति और लोक कला को भी वैश्विक पहचान मिल सकती है। झुंझुनू में नया युद्ध संग्रहालय बनाने की तैयारी हो रही है, जिसमें सैनिक परंपरा और शौर्य की कहानियां प्रदर्शित होंगी। प्रशासन मानता है कि इससे युवाओं में देशभक्ति की भावना बढ़ेगी और पर्यटन को भी नया आकर्षण मिलेगा, खासकर उन परिवारों के लिए जिनका सेना से जुड़ाव रहा है। जयपुर और जोधपुर में आधुनिक हरित जेल बनाने की डिजाइन पूरी हो गई है। इसमें सौर ऊर्जा, जल पुनर्चक्रण और कौशल प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं होंगी। जेल विभाग का कहना है कि इससे कैदियों के पुनर्वास पर ध्यान बढ़ेगा और सुधारात्मक व्यवस्था मजबूत बनेगी। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को तुरंत मुफ्त इलाज देने वाली योजना को और अस्पतालों से जोड़ा गया है। स्वास्थ्य विभाग चाहता है कि गोल्डन ऑवर में उपचार मिले ताकि जान बचाई जा सके। अधिकारियों का कहना है कि कागजी प्रक्रिया हटने से लोगों का भरोसा भी बढ़ रहा है। जयपुर मंडी में खाद्य तेलों के दाम गिरने से उपभोक्ताओं को राहत मिली है। व्यापारी कह रहे हैं कि आयात बढ़ने और मांग कम होने से कीमतें नीचे आईं। यदि यही रुझान जारी रहा तो आने वाले महीनों में घरेलू खर्च पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है। 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को पंचायत और निकाय चुनाव लड़ने की अनुमति देने का फैसला सरकार ने मंजूर कर दिया है। लंबे समय से यह नियम कई लोगों के लिए बाधा बन रहा था। अब सरकार कह रही है कि इससे लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ेगी और ज्यादा लोग स्थानीय राजनीति में आने के लिए उत्साहित होंगे। राजस्थान कैबिनेट ने 3 दशक पुराना 2 बच्चे नियम हटाकर स्थानीय चुनावों में बड़ी राहत दी है। समर्थक इसे सामाजिक न्याय बता रहे हैं।